ये जो स्लाइड आपको विजिबल हो रही है, इसमें ये लिखा हुआ है कि ग्लोबल लेवल पर एनवायरमेंटल इश्यूज या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कौन कौन से इश्यूज हैं जो ग्लोबल लेवल पर या लोकल लेवल पर, जिस भी लेवल पर फेस किए जा रहे हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज जो हैं। जैसे आप फर्स्ट इश्यू देखेंगे तो पोल्यूशन जो हो गया, जिसे हम आज स्टडी करेंगे। इसके अलावा बायोडायवर्सिटी लॉस है, डेजर्टिफिकेशन हो गया, ओजोन लेयर से रिलेटेड हो गया, एसिड रेन, ऑयल स्पिल्स। इसके अलावा कोई हैजार्डस वेस्ट की डंपिंग करना, क्लाइमेट चेंज हो गया, पॉपुलेशन ये सारे किस लिए हो रहे हैं? ऐसे इश्यूज जो है, ऐसे इश्यूज जो हो रहे हैं, अगर आप जनरल वे में अगर देखेंगे, कोई सभी इश्यू जो है वो केवल इसीलिए हो रहा है कि जो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन है, वो उसकी एनवायरनमेंट की जो कैपेसिटी है कि उसको रीजनरेट करने की या दोबारा से रिक्रिएट करने की, उस कैपेसिटी से ज्यादा जब एक्सप्लॉइट करते हैं किसी चीज को, तब इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो होती है, जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होती है उस टाइम पर। तो अभी जो हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम स्टडी करेंगे वो करेंगे हम पोल्यूशन से रिलेटेड। तो पोल्यूशन में अगर मतलब क्या चीज होती है, पोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी एनवायरनमेंट की कोई से भी जो आप कंपोनेंट में देख लो, चाहे आप एयर में, वाटर में, किसी भी चीज में। पोल्यूशन का वैसे मतलब होता है कि कोई भी चीज की क्वालिटी को गिरा दिया जाए, किसी भी चीज के एडिशन से या उसके रिमूवल से अगर कोई क्वालिटी गिरती है तो वो उसे पोल्यूशन कहते हैं। तो जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन का मतलब है एयर जो है उसकी क्वालिटी में अगर कोई गिरावट आती है, तब उसे हम कहेंगे एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूट हो गई है। अब पोल्यूशन के लिए कौन कौन से पोल्यूटेंट हो सकते हैं? अब एयर के लिए पोल्यूटेंट कैसे हो गए? आपके कार्बन के ऑक्साइड्स हो गए, नाइट्रोजन हो गए, सल्फर हो गए। ये सब, जो कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे भी एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में, अगर ये इन सब की क्वांटिटी जो है इस लेवल पे पहुंच जाती है कि एयर की क्वालिटी अगर डिग्रेड करना शुरू हो जाए, तो वो एयर पोल्यूशन हो गया। पार्टिकुलेट मैटर्स भी हो सकता है। इसके अलावा जब आप प्लास्टिक बर्न करते हो, उससे भी कुछ गैसेस निकलती हैं, उससे भी एयर पोल्यूशन हो सकता है। इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो जाए, उससे गैस रिलीज हो जाएगा। तो एयर पोल्यूटेंट एक तो प्राइमरी पोल्यूटेंट है, जो सोर्स से रिलीज होता है तो वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है जिस भी फॉर्म में। लेकिन बाद में अगर प्राइमरी पोल्यूटेंट के बीच में रिएक्शन होकर एक नया पोल्यूटेंट बनता है, जो आपकी ट्रोपोस्फेयर लेवल पर जो ओजोन होती है, वो आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। वो कैसे होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हो गए और आपके वॉलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर के बीच में रिएक्शन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। लेकिन जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो रिलीज हुआ है, वो आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट था। लेकिन जो आपको बाद में जो बना, ओजोन बना ट्रोपोस्फेयर पर, जो एज अ पोल्यूटेंट होता है, वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो गया। या एसिड रेन हो गई आपकी। तो ये सारे पोल्यूटेंट जो हो गए सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अब हम जैसे फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं, तो फॉसिल फ्यूल में जो भी फॉसिल फ्यूल जो होगा, उसमें जो जो एलिमेंट्स होंगे वो किसी ना किसी फॉर्म में रिलीज होंगे, ऑक्साइड्स बन के रिलीज होंगे। तो वो सारे क्या होंगे? पॉल्यूटेंट हो गए। जैसे सल्फर का, सल्फर के जो भी ऑक्साइड्स आएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड आ गया, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए। तो सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है एयर में जाएंगे, तो वो आगे फर्दर रिएक्शन करके एसिड रेन के रूप में प्रेसिपिटेट करेंगे। तो इस तरीके से क्या चीज हो गई? सल्फर के हो गए, जो आपका नाइट्रोजन का हो गया। अगर कार्बन है तो कार्बन क्या किस तरीके से रिलीज होगा? या तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रिलीज होगा, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में रिलीज होगा अगर उसका इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो। या फिर किस तरीके से हो सकता है? मीथेन के रूप में हो सकता है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट करके मीथेन के रूप में हो सकता है। अब ग्लोबल वार्मिंग जो है आपका, नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग नहीं हुई। उसका मेन पर्पज है यहाँ पे एसिड रेन बनना। एसिड रेन के लिए सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड मतलब NO सिंगल या NO2 अगर इस फॉर्म में रिलीज होता है। लेकिन आपके कार्बन के ऑक्साइड्स जो हैं वो आपके किस तरीके से काम करेंगे? ग्रीन हाउस गैसेस की तरह काम करेंगे। जैसे ग्रीन हाउसेज में किस तरीके से होता है, और इसके फर्दर उसका रिजल्ट होगा आपको ग्लोबल वार्मिंग होगा, यानी टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का बढ़ जाएगा। ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब हो गया ऐसी गैस, जैसे आपके ठंडे इलाकों में क्या ग्रीन हाउस ग्लास का कवर या प्लास्टिक का कवर कर देते हैं, जिससे क्या होगा? सोलर रेडिएशन जो आएंगी वो आना तो अलाउड होगा, लेकिन जब वो वापस जाएंगी, जब वापस जाती है सोलर रेडिएशन, तो उसकी क्या होती है? वेवलेंथ ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है एनर्जी पर। तो सन से जो एनर्जी आ रही है, रेडिएशन आ रही है, उसकी एनर्जी हाई है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी, लेकिन रेडिएशन उसकी लो होगी, स्मॉल रेड शॉर्ट रेडिएशन होगी, शॉर्ट वेवलेंथ होगी। लेकिन जब वापस जाएगी तो उसकी एनर्जी कम होगी, जब रेडिएट करेगी अर्थ से वापस जब जाएगी दोबारा से।
तो ये वाली एनर्जी जो होती है रेडिएशन, वापस जाने वाली रेडिएशन को तो अलाउ नहीं करता, या तो एब्जॉर्ब कर देता है या रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर ऐसी गैसेज जो होती है, जो सन की एनर्जी जो आ रही है उसको तो अलाउ करती है, लेकिन वापस रेडिएट होने वाली एनर्जी को अलाउ नहीं करती, तो इससे क्या चीज होती है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन रहता है। लेकिन अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज एक लिमिट से ज्यादा हो जाएंगी तो क्या चीज होगी, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर काफी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और उसको हम टर्म का नाम देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, इसके अलावा आपकी जो हो गई हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो आपका ओजोन को डिप्लीट करती है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो होगी वो आपका काम करती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में। तो ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गई, SF6 हो गई, तो ये गैसेस जो है ग्लोबल वार्मिंग के एक वाटर पोल्यूशन हो सकता है। आप लोगों को समझ आ रहा है जो बात बताई मैंने अभी तक? हेलो, यस समझ आ रहा है ना वैसे? हाँ हाँ सर। ठीक है। वाटर पॉल्यूशन का मतलब है वाटर की क्वालिटी जो है अगर डिग्रेड कर जाती है, तो वो कैसे हो सकती है, या तो एग्रीकल्चर लैंड से कोई भी चीज होगी, या एयर से आ जाएगा, या डोमेस्टिक जो घरों से हुआ, या म्युनिसिपैलिटी से होगा, कोई भी वो अगर वाटर ऐड होता है तो उसकी क्वालिटी डिग्रेड करेगी। एयर के पोल्यूशन से ज्यादातर जो होती है बीमारी जो होती है आपकी, वो रेस्पिरेटरी डिजीज होती है मोस्टली। वाटर से आपकी जो बीमारी होगी मोस्टली क्या होगी, आपकी लीवर से रिलेटेड जो होती है। जो पैथोजन हो गए या हैवी मेटल्स वाटर बॉडीज में आ गए, अगर हैवी मेटल्स आएंगे तो मोस्टली आपको क्या डिग्रेड होगा, आपके न्यूरो की प्रॉब्लम आएगी या फिर किडनी फेलियर की प्रॉब्लम। अच्छा, तो वाटर की क्वालिटी जो होगी, कोई भी हैजार्डस वेस्ट या टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाए, या कोई सा भी तरीके से भी केमिकल रिलीज हो जाए, तो वाटर की क्वालिटी डिग्रेड कर जाएगी। सॉइल की किस तरीके से होगी, अगर आप जरूरत से ज्यादा जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है, आप वृक्ष को काट रहे हो, तो उससे क्या होगा, या ओवर ग्रेजिंग होगी, या कल्टीवेशन होगी जरूरत से ज्यादा, ओवर इरिगेशन हो जाएगी। आप जब पेड़ काटते हो, तो पेड़ जब कटते हैं तो क्या है, जो रूट्स होती हैं, रूट्स क्या करती हैं, सॉइल को पकड़ के रखती है, ठीक है ना। तो पेड़ के दो तरीके से होते हैं, एक तो रूट्स के आसपास में जो ऑर्गेनिक मैटर रूट से अटैच होता है, वो ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है ज्यादा आपके वाटर की, एक ये भी एक रीजन है। दूसरा क्या चीज होता है कि आपके जो पेड़ होते हैं उसके कारण क्या होता है, फ्लडिंग स्लो हो जाती है, तो क्या होगा, सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा, और पानी अगर ठहरेगा तो वो क्या होगा, वाटर रिचार्ज भी हो जाएगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेगा। और तीसरा क्या चीज है, रूट्स क्या करते हैं, सॉइल को किस तरीके से एरेशन, मतलब उसमें एयर पास हो सकती है, इस तरीके से मेंटेन रखता है वो। तो आपकी जो वाटर होता है वो पर्कुलेशन होता है, वाटर मतलब पानी जो क्या करेगा, नीचे जाएगा ग्राउंड में, तो पर्कुलेट हो पाएगा वो। तो इसीलिए भी जरूरी होता है। ओवर ग्रेजिंग होने से भी सॉइल डिग्रेड हो जाती है, क्योंकि क्या चीज होती है, अगर घास है, आपकी घास ऐसे कट रही है, लेकिन अगर आपकी घास जो है वो रूट्स के साथ ही बाहर आ जाएगी, ठीक है ना। अगर आपकी ग्रेजिंग जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं, तो जो ग्रास होगी उसकी रूट्स जमीन के अंदर होगी, मिट्टी में होगी, वो अगर रूट्स के साथ ही बाहर आ जाएगी, तो क्या होगा, सॉइल डिग्रेड करना शुरू कर जाएगी। क्योंकि रूट्स ने क्या होता है, ग्रास की भी रूट्स ने क्या है, सॉइल को बांध के रखा होता है, तो वो सॉइल को जो उसके साथ जुड़ी होती है वो सॉइल वो भी लूज कर जाती है, तो उससे भी सॉइल डिग्रेड कर जाएगी। इंटेंसिव कल्टीवेशन होना, ओवर ग्रीन। इंटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब है, आप क्या कर रहे हो, इतने ज्यादा कल्टीवेशन कर रहे हो, तो एक पॉइंट के बाद क्या होगा, उसके न्यूट्रिएंट एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएंगे सॉइल के। जब उसके न्यूट्रिएंट एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएगा तो सॉइल क्या करेगी, डिग्रेड कर जाएगी। मान लो आप एक ही तरीके की मोनोक्रॉपिंग कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसको, या फिर इतनी ज्यादा कर रहे हो, क्रॉपिंग कर रहे हो कि उसको टाइम नहीं दे रहे सॉइल को रिकवर होने का, ठीक है ना। जो फैलो लैंड कहते हैं, मतलब जिस टाइम पे उसे छोड़ देते हैं, तो उसका क्या चीज होगी, आपके न्यूट्रिएंट इतने ज्यादा यूज होंगे सॉइल में, तो उसकी सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होने लगेगी, तो सॉइल डिग्रेड हो गई एक तरीके से। या फिर आप जरूरत से ज्यादा पेस्टिसाइड्स और ऐसे यूज करोगे, फर्टिलाइजर यूज करोगे, तो फर्टिलाइजर आप यूज करते हो, जैसे आपने नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर यूज किए, तो क्या होगा, आपने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, तो आपने नाइट्रिफाइड फॉर्म में आपने मतलब फिक्सेशन, क्या होता था, बैक्टीरिया फिक्स करते थे, नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करते थे अमोनिया में, नाइट्रेट या नाइट्राइट में, वो आपने ऑलरेडी फॉर्म में आप क्या कर रहे हो, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो। तो अल्टीमेटली क्या चीज होगी, सॉइल के अंदर वो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहे थे वो खत्म होने लग जाएंगे,
म्यूचुअलिज्म ब्रेक हो जाएगा तो वो बैक्टीरिया खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ दिन बाद में सॉइल की जो अपनी फर्टिलिटी होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करने वाले बैक्टीरिया, अपनी फर्टिलिटी उसकी रिड्यूस होने लग जाएगी। तो ये होता है एक्सेस ऑफ, आप ये क्या करते हो, डिफॉरेस्टेशन ओवर इंटेंसिफिकेशन ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन में भी किस तरीके से होता है, जैसे किसी जगह पे पानी आप ज्यादा देर ठहरा दो, एक पॉइंट के बाद क्या होगा, उस जगह पे इवोपरेट होगा। तो अगर सॉल्ट जमीन के अंदर किसी भी तरीके का जो सॉल्ट्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे उसके पास, जो कैपिलरी एक्शन होता है। अच्छा, तो कैपिलरी बता देता हूँ मैं, कैपिलरी एक्शन क्या चीज होती है कि जब कोई पानी में ऐसे डालते हो तो पाइप क्या होता है, पानी अपने आप ही ऊपर आना शुरू हो जाता है। उसका रीजन क्या चीज होती है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पाइप के मटेरियल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स के अपने आप में है। मतलब उनके आपस में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उससे ज्यादा पाइप का मटेरियल होता है, उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो वो क्या करता है, वाटर पाइप से फोर्स अट्रैक्ट होता है, तो अट्रैक्ट होने के कारण धीरे धीरे ऊपर चलना शुरू होता है। जहां जहां पाइप का मटेरियल है वो ऐसे ऊपर होना शुरू होता है। जिस पॉइंट पर वाटर का पाइप के साथ मटेरियल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बैलेंस नहीं हो जाता वाटर के अपने आपस में, जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो एक बोलते हैं कोहेसिव फोर्स वाटर के अपने आप मॉलिक्यूल्स में, और एक एडहेसिव फोर्स जो वाटर का पाइप के मटेरियल के साथ। तो जब पाइप से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वाटर क्या करेगा, ऊपर की तरफ आएगा। ठीक, वाटर ऊपर की तरफ आ रहा है, इसी तरह साथ में सॉल्ट भी आ जाता है। लेकिन बाद में क्या चीज होती है, वाटर इवोपरेट कर जाता है। इवोपरेट करने के कारण क्या होता है, उधर सॉल्ट केवल रह जाता है। तो यही रीजन होता है। तो इस कारण से भी सॉइल डिग्रेड कर जाती है। डैमेज टू इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी जो है आपका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर जाती है। अगर हैबिटेट जो है डिस्ट्रक्शन हो जाना इंडस्ट्रियलाइजेशन या उसके कारण, या कोई स्पीसीज इन्वेसिव स्पीसीज है, आपका इकोलॉजी क्या डिस्ट्रॉय होती है, या तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाए आपका, ठीक है ना, या कोई इन्वेसिव पॉपुलेशन आ जाए, ऐसी पॉपुलेशन आ जाए किसी भी एनिमल की या प्लांट की जो उधर एग्जिस्टिंग इंडिजिनस जो स्पीसीज होगी उसके को जो रिसोर्सेज होंगे उसको वो यूज करने लग जाएगी। और फिर क्या होगा, अल्टीमेटली जो इंडिजिनस जो स्पीसीज होगी उसकी पॉपुलेशन रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से भी होता है। या ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर जाए किसी भी स्पीसीज को यूज करने लग जाए इतना, तो एक पॉइंट के बाद क्या होगा, वो स्पीसीज का क्या होगा, सर्वाइवल कम हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। जब आप एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हो तो उससे क्या होगा, एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन होने के बाद में क्या चीज होगी, आप कई सारी डिजीज से के लिए सेंसिटिविटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जेनेटिक रेजिस्टेंस जो होगा, जेनेटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स आएगा। जो भी एनवायरमेंट जब आप डिग्रेड करते हो, मान लो आप पानी की क्वालिटी डिग्रेड होती है तो आपको बीमारियां लग जाएंगी। पानी में अगर पता चला कि फर्टिलाइजर पहुंच गया, या आपने उस वो वाली जो दवाइयां जो, या पेस्टिसाइड पहुंच गया, या फिर ऐसी दवाइयां जो एनिमल को यूज की थी वो दवाइयां जो है वो लीकेज करके पानी में पहुंच गई है, तो जो बैक्टीरिया है वो क्या होगा, रेसिस्टेंट होने लग जाएगा। मान लो वो बैक्टीरिया जो एक्सपोज हो गया उस दवाई के लिए भी, वो रेसिस्टेंट होना शुरू हो जाएगा। तो आप जब उससे इन्फेक्टेड होंगे तो क्या चीज होगी, वो दवाई आप पर असर करना बंद कर देगी। तो क्या होगा, डिजीज का रेसिस्टेंस होना शुरू हो जाएगा, नई नई बीमारियां लग सकती है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज होना, आइस कैप जो है, आइस कैप जो है, बर्फ जो है, ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगी, कोस्टल एरियाज में जो पानी का लेवल बढ़ जाएगा, पानी का लेवल बढ़ जाएगा तो कोस्टल एरिया में जो सी का वाटर है वो क्या करेगा, जो उधर की ग्राउंड है उसमें एंटर करना शुरू करेगा। तो क्या होगा, वाटर जो होगा ग्राउंड वाटर में भी आपका सलाइन वाटर आना शुरू हो जाएगा, वाटर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। एनवायरमेंटल डिग्रेड होने से आपकी सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होती जा रही है, तो कुछ टाइम बाद में क्या चीज हो जाएगी, आपकी सॉइल जो होगी इनफर्टाइल होना शुरू हो जाएगी। एक तरीके से क्या चीज हो जाएगी, उसका लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा। और कई बार वो लैंड डिग्रेडेशन इस लेवल पर हो जाता है कि वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उसमें इतनी कुछ भी फर्टिलिटी नहीं बचती कि किसी भी तरीके कोई प्लांट उधर नहीं हो सकता। तो वो क्या चीज है, एक तरीके से डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। सबसे पहले करते हैं हम एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का मतलब है आपकी एयर की क्वालिटी रिड्यूस होना, वो एयर पॉल्यूशन कहलाता है। एयर पॉल्यूशन के अलावा आपका नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, रेडिएशन पॉल्यूशन।
तो इंडिया में जो एक्ट है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, वो आपका है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट। 1974 में आपका एक एक्ट आया था वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड, जिसके बेस पर आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेटअप हुआ था, और स्टेट में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। फिर उसके बाद आपका एयर पॉल्यूशन एक्ट आया। फिर जो आपका एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट जो आया, वो आपका आया एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट 1986 में। तो एयर पॉल्यूशन का मतलब है कोई सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म है, जैसे आपका PM 2.5 या PM10 आप बोलते हो, उसमें कोई भी पार्टिकल जो है वो सॉलिड, लिक्विड कोई भी पार्टिकल हो सकता है। गैसियस फॉर्म में आपके सल्फर डाइऑक्साइड आ रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आ रहे हैं, तो वो सब क्या चीज होगी, गैसियस फॉर्म में हो गया। तो ये जो आपका पॉल्यूशन जो हो गया एयर पॉल्यूशन, कोई भी सॉलिड, लिक्विड कोई भी पार्टिकल आ सकता है। तो किस तरीके से हो सकता है आपका, एग्जाम में बहुत बार आ जाता है कि जैसे सल्फर से रिलेटेड पूछा जाता है कि सल्फर से रिलेटेड आपसे पूछेंगे कि वे कौन सा सोर्स है जिससे सल्फर रिलेटेड जो है आपका एयर पॉल्यूशन इंक्रीज होता है। सल्फर रिलेटेड कौन सा सोर्स है, मतलब जिससे सबसे ज्यादा सल्फर रिलेटेड पॉल्यूशन बढ़ता है। तो आपको पता होना चाहिए थर्मल पावर प्लांट, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में आपकी चीज क्या चीज है, फॉसिल फ्यूल यूज हो रहे हैं, कोल यूज हो रहा है, कोल बर्न करते हैं आपका, या ऑयल यूज हो रहा है, तो उसके अंदर क्या है, सल्फर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो क्या होगा, आपका सल्फर के ऑक्साइड्स रिलीज होंगे। उसको कंट्रोल करने के लिए सल्फ्यूराइजेशन टेक्निक यूज की जाती है। तो फॉसिल फ्यूल जो है आपके जब बर्न होते हैं, उससे एयर पॉल्यूशन हो रहा है, नाइट्रोजन और सल्फर रिलीज हो रहा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के, ये आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं। फर्दर ये रिएक्ट करते हैं तो एसिड रेन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड तो इसके अलावा आपका स्मोक जो बोलते हैं उसमें भी कन्वर्ट हो जाता है। तो जो आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं सल्फर, हाँ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं NO या NO2। सल्फर के ऑक्साइड मतलब सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, या कोई सल्फर के ऑक्साइड्स हो गया। यहाँ पे देखो NO मैं बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मैं नाइट्रस ऑक्साइड नहीं बोल रहा, N2O नहीं बोल रहा, NO बोल रहा हूँ। NO जो है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, ठीक है ना, वो तो आपके एसिड रेन बनाते हैं। और जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड्स है ना, N2O, वो आपका एसिड रेन नहीं बनाता, वो आपका क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए काम करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या है, ग्लोबल वार्मिंग गैस के लिए गैस है, मीथेन है वो ग्लोबल वार्मिंग गैस है, वाटर वेपर भी ग्लोबल वार्मिंग गैस है, ठीक है ना। नाम में याद रखना, अगर वो लिखते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वर्क्स एज अ ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है ना, तो गलत है, वो ग्रीन हाउस गैसेज नहीं, वो आपका एसिडिक रेन के लिए हो रहा है। वो प्राइमरी पोल्यूटेंट वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट एसिड रेन में कन्वर्ट हो गया, ये एसिडिक है। आपका जो ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है, वो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में नाइट्रस ऑक्साइड्स वाली फॉर्म होती है, जो N2O, वो आपका ग्रीन हाउस गैस की तरह करता है, वो एसिड रेन में नहीं कन्वर्ट। और एक और चीज है जो मैंने आपको ग्रीन हाउस गैसेज बोला, ग्रीन हाउस गैसेज का मतलब है जो सन से आने वाली रेडिएशंस हैं, वो हाई एनर्जी की होती है, इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी होती है। और हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट, हाई मतलब फ्रीक्वेंसी तो हाई है और वेवलेंथ शॉर्ट है उसकी, ठीक है ना। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती है, मीथेन करती है, वो क्या करती है, सोलर रेडिएशन को अलाउ करती है, पर वापस जाते टाइम पे वापस जाने नहीं देती। वो क्या करती है, वापस जाते टाइम पे या तो एब्जॉर्ब करती है या फिर रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है, वो क्या करता है, वो आने वाली सोलर रेडिएशन को अलाउ करने की बजाय उसे भी कई बार वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो याद रखना, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेज में अंतर यह है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इनकमिंग रेडिएशन को अलाउ करता है और आउटगोइंग को या तो एब्जॉर्ब करता है या रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन वाटर वेपर क्या करता है, इनकमिंग को भी कई बार एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर को कई बार वो क्रॉस करने की जगह उधर एब्जॉर्ब भी कर लेता है, और आउटगोइंग को तो करता ही है, पर इनकमिंग को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपको क्या चीज होगी, एयर पॉल्यूशन तो फॉसिल फ्यूल से हो सकता है। इसके जो वाटर वेपर है, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके, तो अब ये क्या करेंगे, जब फॉल करेंगे तो इसे बोलते हैं वेट प्रेसिपिटेशन। वेट फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो रहा है, ये वेट एसिडिक रेन है। मान लो अगर सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स अभी वो ड्राई है, अगर वो ड्राई के फॉर्म में फॉल करते हैं तो उसे बोलते हैं ड्राई प्रेसिपिटेशन। अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे तो वेट प्रेसिपिटेशन हो गया। और जब ये एसिड रेन गिरती है, तो एसिड रेन क्या करती है, जैसे ताजमहल हो गया या कोई भी मार्बल के मॉन्यूमेंट्स होते हैं, तो मार्बल को क्या करेगी,
उसको कोरोजन कर, मार्बल को रिएक्ट करेगी, ठीक है ना। मार्बल मतलब लाइमस्टोन हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, तो वो उसको रिएक्ट करेगी और उसको कोरोड करेगी, कोरोजन करेगी उसका। इसके अलावा पॉल्यूटेंट कौन कौन से हो सकते हैं आपके? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये आपके रेफ्रिजरेटर में यूज होते हैं, एयर कंडीशनर में यूज होते हैं, प्रेशराइजिंग एजेंट, एरोसोल स्प्रे, इन सब में यूज होते हैं। और इसमें क्लोरो जो चीज है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज हुआ था, फिर उसको रिप्लेस करके हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर उसको रिप्लेस करके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज हुआ। तो जो क्लोरो वाला जो चीज थी वो जो कंपाउंड था उसे रिप्लेस इसीलिए किया गया कि क्लोरो जो है ये गैस जब वोलेटाइल गैस होती है तो एकदम से ये क्या करता है, गैसियस फॉर्म ये रिलीज कर जाती है, एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है, ऊपर जाके क्या करेगी, इस पे सनलाइट पड़ेगी, सन से जो आने वाली अल्ट्रावायलेट पड़ेगी, ये कंपाउंड क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा और इसमें से क्लोरीन जो निकलता है वो क्लोरीन ओजोन के साथ रिएक्ट करके ओजोन को कन्वर्ट करने लग जाता है ऑक्सीजन के एटम्स में, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में, तो ओजोन को डिप्लीट करता है वो। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन डिप्लीटिंग कंपाउंड है, तो उसको रिप्लेस कर दिया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, उसमें कहीं भी क्लोरीन नहीं है। तो वो क्या चीज है, उसका एक फायदा है कि वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इज नॉट अ ओजोन डिप्लीटिंग कंपाउंड, बट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस की तरह काम करना शुरू करती है, ठीक है ना। यानी वो क्या करेगी, ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करेगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, और तीसरा हो गया आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो पहले दो हैं ये तो आपके ओजोन डिप्लीट करते हैं, ये भी ओजोन डिप्लीट करता है, लेकिन ये जो है इसमें क्लोरीन नहीं है, ओजोन डिप्लीट नहीं कर रहा, पर ये ग्रीन हाउस गैसेस की तरह काम कर रहा है। तो फिर क्या चीज हो गई, जो आपकी पेरिस एग्रीमेंट हो रहा है, क्योटो एग्रीमेंट हो रहा है, वो क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के लिए है। तो इसीलिए अब उसमें भी ये हो रही है कि बात कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी रिप्लेस किया जाए, कोई और उसका ऑल्टरनेटिव निकाला जाए। तो यहाँ पर क्या थी, जो आपको एयर पॉल्यूशन में एक तो फॉसिल फ्यूल का हो गया, इसके अलावा पॉल्यूटेंट हो गया जो रेफ्रिजरेटर इसमें जो गैस यूज की जाती है कूलिंग पर्पस के लिए, तो ये वाली जो गैस हो गई ये भी आपका ओजोन डिप्लीशन का काम करती है। पॉल्यूटेंट आपके दो तरीके से हो सकते हैं, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं और एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं। प्राइमरी मतलब जो सोर्स से जैसे निकलते हैं, और सेकेंडरी मतलब जो प्राइमरी के बीच में रिएक्शन होने के बाद जो बनता है वो सेकेंडरी हो गया। पॉल्यूटेंट दो तरीके से हो गए, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब है ऐसे पॉल्यूटेंट जो एयर में एग्जिस्ट तो कर रहे हैं लेकिन वो तब तक पॉल्यूटेंट नहीं है जब तक कि उनकी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से बियॉन्ड नहीं चले जाते। एक पर्टिकुलर लेवल को जब बियॉन्ड जाते हैं तब वो पॉल्यूटेंट की तरह काम करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर, लेकिन वो इट कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। जब उसका लेवल हम बता रहे हैं कि इस लेवल को क्रॉस करती जा रही है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका, अर्थ का जो है मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो एक तरह से क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट होता है। क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट है विच वी क्रिएट्स, मतलब मैन मेड जो क्रिएट किया जाता है, जैसे आपके फंजीसाइड्स हो गए, हर्बिसाइड्स हो गए, ये आपने बना रहे हो। अब ये क्या चीज है, हर्बिसाइड्स हो गए आपके एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है, आप कल्टीवेशन कर रहे हो तब यूज हो रहा है, वहां पे क्या चीज हो जाएगी, वो क्या कर जाएगा, ड्रेन कर जाएगा नदी या उसमें वेटलैंड में चला जाएगा, बाद में यूट्रोफिकेशन हो जाएगा। तो ये किस तरीके से वाटर पोल्यूट कर रहा है ये, और ये क्वालिटेटिव है क्योंकि ये पोल्यूटेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ह्यूमन मेड पोल्यूटेंट। समझ आ रहा है आप लोगों को? सर वो फिर से एक्सप्लेन करो ना, क्वांटिटेटिव वाला। हाँ सर। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ये कहना चाह रहा है कि कोई भी चीज एटमॉस्फेयर में जो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना, कोई भी चीज एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो हम तब कह रहे हैं कि वो तब पोल्यूटेंट है जब एक लेवल को क्रॉस कर जाता है। जैसे मान लो नॉइस पोल्यूशन का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है ना, आप म्यूजिक सुन रहे हो, आप उसे पोल्यूशन नहीं कह रहे, लेकिन कुछ टाइम बाद में आप उसको क्या कर रहे हो, वॉल्यूम बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, फिर एक पॉइंट बाद हो जाएगा, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ पोल्यूटेंट। वो आपको नॉइस क्या होगी, वो आपको एक तरीके से पोल्यूटेंट की तरह काम करने लग जाएगी, क्योंकि आपको अब उसको आपको डिस्टर्ब करेगी, वो एयर जो आपकी जो सुनने की जो क्वालिटी थी उसको खराब कर रही है, ठीक है ना।
तो एयर में भी जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है या कोई भी चीज है, अगर वो उसकी क्वांटिटी उस लेवल पर पहुंच गई है जब वो उसकी क्वालिटी को, एटमॉस्फेयर की, एयर की क्वालिटी को अगर डिग्रेड करना शुरू करता है, तब जाके वो क्वांटिटेटिव कहलाता है। ठीक है ना? हाँ समझ समझ आएगा? क्वांटिटी, क्वांटिटी के वर्ड से आप समझो, वो एग्जिस्ट कर रहा है पर उस पॉइंट पर हम उसे पॉल्यूटेंट नहीं मान रहे जब तक कि एक पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा। ठीक है ना? हाँ सर समझ। क्वालिटेटिव का मतलब है विच डजंट अकर इन नेचर बट इट इज मैन मेड। ठीक है? जो भी आप बना रहे हो, फर्टिलाइजर बना रहे हो, जो केमिकल्स बन रहे हैं इंडस्ट्री में, वो सारे मैन मेड हो रहे हैं। ठीक है? लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये आपके नेचर में भी थी। लेकिन आप जब कह रहे हो कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एसिडिक रेन के इश्यूज हो रहे हैं, जब आपको लगता है कि एक लेवल को क्रॉस कर गए हैं, जो बायो जियोकेमिकल साइकिल है उसके बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया है, तब जाके आप कह रहे हो कि वो पोल्यूटेंट के रूप में है। ठीक है ना? तो अगर एग्जाम में ऑप्शन आता है कि जो पोल्यूटेंट के रूप में कोई चीज मानी जाती है, इट स्टार्ट्स टू डिस्टर्ब बैलेंस ऑफ द बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है ना? तो आपके बायोजियोकेमिकल साइकिल में नेचुरल प्रोसेस है, वो साइकिल चल रही है, लेकिन उसमें एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट है, ह्यूमन मेड इफेक्ट है, जिसके कारण क्या चीज है, उसकी क्वांटिटी लेवल को क्रॉस कर दी कि वो पॉल्यूटेंट बनते जा रही है। ठीक है? अब पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट क्या हो गया? कोई भी ऐसा पॉल्यूटेंट जो है जो आपके एयर में सस्पेंड करता है। ठीक है ना? वो पॉल्यूटेंट हो गया, जैसे डस्ट हो गई, ठीक है, ऐश हो गई, इस तरीके की कोई भी चीज हो गई, वो आपके एयर में सस्पेंड कर रही है। अब उसके साइज पे डिपेंड करता है, अगर उसका साइज बहुत कम है तब क्या होगा, वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज से एंटर कर जाएगी और आपके लंग्स में जाके डिपॉजिट कर जाएगी। तो जितने उसका साइज छोटा होगा उतना ज्यादा वो डिजास्ट्रस होगा। तो अगर ये आता है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन की पॉल्यूटेंट, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, वेदर इट डिपेंड्स ऑन द साइज और नॉट, तो साइज पर डिपेंड करता है। अगर उसका पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट का साइज कम है तो वो ज्यादा डिजास्ट्रस है, क्योंकि वो आपके क्या होगा, नोज से एंटर कर जाएगी। ठीक है ना? तो जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है उसका साइज जो होता है वो आपका 0.001 से लेकर 500 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर कितना होता है, 10 की पावर -6 मीटर होता है। ठीक है ना? तो जो आपके पार्टिकल्स 10 से आसानी से फ्लोट कर जाते हैं, ठीक है, तो 10 से ज्यादा है, भारी है, 10 से ज्यादा साइज है जिसका बड़ा है, भारी नहीं मतलब साइज बड़ा है माइक्रोमीटर से, वो डाउन कर जाएगा। तो इसका मतलब ज्यादा नुकसान वाला कौन सा होगा आपका, जिसका 10 माइक्रोमीटर से साइज कम है, वो सस्पेंड करेगा, वो एयर से में मूव कर जाएगा। जैसे आपकी एयर थोड़ी तेज चली, वो मूव करके कहीं और पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट बढ़ जाएगा। मान लो एक जगह थर्मल पावर प्लांट है या एक जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वो जो सैंड के पार्टिकल है जो लेस देन 10 माइक्रोमीटर है, ठीक है, वो क्या करेंगे, सेटल डाउन नहीं होंगे, वो एयर से मूव कर जाएंगे जैसे आपकी थोड़ी भी तेज हवा चलेगी। तो इस तरीके से क्या हो गया, जो जो 0.02 माइक्रोमीटर से भी कम है वो परसिस्टेंट एरोसेल कहला रहे हैं। एरोसेल का मतलब भी वही हो गया जो आपके पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो बताती है PM 2.5। PM 2.5 का मतलब है 10 माइक्रोमीटर से कम है। अब ये पार्टिकुलेट मैटर्स जो पार्टिकल आपके में जाके और ब्रीथिंग के थ्रू लंग्स में चले गए, आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इससे अलग अलग तरह की बीमारी होगी, जैसे डस्ट से आपका न्यूमोकोनियोसिस, ये जो होगी बीमारी, इसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है, कफिंग होगी, फाइब्रोसिस होगी। ठीक है ना? तो ये आपको बीमारी जो है ना, डिजीज किसके कारण हो रही है ये पता होना चाहिए। ये कई बार मैच द फॉलोइंग में इस तरीके से आ सकता है। तो एयर पोल्यूशन से ज्यादातर आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपकी रेस्पिरेटरी डिजीज रिलेटेड होती है। फ्लाई ऐश हो गया, फ्लाई ऐश मतलब राख जो गई, जो ऐश मतलब राख होती है, ठीक है ना? एक फ्लाई ऐश हो सकता है जो मतलब राख जो है, मतलब ऐश जो है एयर में फ्लाई कर जाए, मूव कर जाए जो एयर में। थर्मल पावर प्लांट से बर्न हो रहा है तो उसके बाद में जो बायो प्रोडक्ट्स बचते हैं वो फ्लाई ऐश होते हैं आपके। अब ये फ्लाई ऐश से भी आपका एयर पोल्यूट होती है, वाटर पोल्यूट हो सकती है। इसमें क्या चीज है, आपके हैवी मेटल्स होते हैं, क्योंकि आपने कोल बर्न किया तो कोल में भी जो मेटल्स, ये सारी चीजें जो है मतलब अर्थ से निकली है ना, तो इसमें जो भी होगा क्या चीज होगी, अगर इसमें कुछ ऐसे मेटल्स होंगे तो फ्लाई ऐश में क्या चीज होगी, जिसमें सेटल डाउन होगी, अगर पानी में सेटल डाउन हो गए
तो वाटर में जाने के बाद में क्या चीज उसमें फिश में एंटर करेगी, इस तरीके से वो आपकी फूड चेन में आ जाएगी। बायो मैग्निफिकेशन का प्रोसेस हो जाएगा, बायो एक्युमुलेशन फिर बायो मैग्निफिकेशन। तो फ्लाई ऐश में क्या हो सकता है, फ्लाई ऐश में आपके ऑक्साइड्स हो सकते हैं, किसके, सिलिका के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, आयरन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो जो बीमारी है वो सब फ्लाई ऐश से हो सकती है। टॉक्सिक हैवी मेटल्स हो सकते हैं, लीड्स हो गए, आर्सेनिक हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया। तो ये सारे जो है आपके फ्लाई ऐश से रिलेटेड जो होगी कोई डिजीज अगर बताई जाएगी तो उसमें ये सारे जो भी एलिमेंट्स होंगे उससे रिलेटेड सारी डिजीज हो सकती है। यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? हाँ सर। तो देखो थर्मल पावर प्लांट से जो ऐश है, आप लोग देखते होंगे जैसे होता है क्या चीज है ना, ऐश जो है राख है वो कई और तरीके से, जैसे इसमें तो लिखा हुआ है इसके अलावा यूज हो सकती है कि कई कुछ जगह पे क्या चीज है कि जहाँ पे जिस एरिया में पानी अवेलेबल नहीं होता, ठीक है ना, या बहुत कम अवेलेबल होता है, वहां पे क्या चीज है बर्तनों को साफ करने के लिए लोग क्या है पानी का यूज नहीं कर पाते कि पानी इतना अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे राख से भी बर्तन मांजते हैं कुछ जगह, ठीक है ना। तो ऐसी क्या चीज है कि ये फ्लाई ऐश जो है इसका भी क्या क्या यूज हो सकता है। तो इसका यूज हो सकता है किस तरीके से, आप जो सीमेंट जो है उसको रिप्लेस कर सकते हो फ्लाई ऐश के थ्रू, मतलब जितना क्वांटिटी सीमेंट यूज कर रहे हैं उसमें से कुछ क्वांटिटी जो है आप फ्लाई ऐश का यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी सारी चीज वही जो है मतलब कैरेक्टरिस्टिक है। अगर ये सीमेंटिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है तो इसे भी यूज किया जा सकता है। इससे ईंटें भी बन सकती हैं जो हल्की होती हैं, ज्यादा ड्यूरेबिलिटी हो सकती है। तो ये यूज किस किस तरीके से यूज हो सकता है, कई तरीके से हो सकता है। रोड एम्बैंकमेंट जो हो गया, कंक्रीट की रोड हो गई, या कोई वेस्ट लैंड है रिक्लेम कर, इसमें काफी सारे न्यूट्रिएंट भी हैं तो ये क्या कर सकता है, ये आपका एग्रीकल्चर के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है ना, क्रॉप यील्ड बढ़ा सकता है। इसकी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर ये ऐड किया जाएगा, जैसे आप क्या करते हो मिट्टी, पौधा जब होता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि कुछ ऐड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं, तो उसका कारण क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसका फ्लाई ऐश का जो यूज है वो काफी सारे माइनिंग कहीं पे हो गई तो उस जगह पे जो गड्ढा हो गया उसको भरने के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो फ्लाई ऐश के कई सारे यूज हैं। कई बार प्रीलिम्स में आ सकता है कि फ्लाई ऐश के जो है ऑक्साइड किस किस ऑक्साइड्स के बने हुए हैं, तो पूरा नाम एक एक वर्ड याद नहीं भी हो पर पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे ऑक्साइड्स यूजेस इसके पता है, आपको पता ही चल गया। हाँ सर फ्लाइंग ऐश ऑर्गेनिक होता है? ऐश ऑर्गेनिक होता है। ओके सर। नहीं, क्या आप क्या पूछ रहे हो, ऑर्गेनिक होता है इनऑर्गेनिक होता है ये पूछना चाह रहे हैं ना? हाँ सर। वैसे देखो ऑर्गेनिक का मतलब क्या चीज होती है, ऑर्गेनिक की कई तरह से डेफिनेशन है। जो भी चीज आपकी जिसमें लाइफ होती है उसे भी ऑर्गेनिक बोलते हैं, या जो भी चीज आपकी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं, है ना, हाँ सर। ठीक है। तो जिसमें हाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं वो भी आप ऑर्गेनिक बोलते हो। तो इसमें ऑक्साइड्स जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, टॉक्सिक हैवी, इसमें देखो फॉसिल फ्यूल